नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था वीकली करंट अफेयर्स। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तन का निधन हो गया। कौन है जो प्रसिद्ध कथक नर्तक है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। किनका निधन हुआ है? बिरजू महाराज का। और बात करें बिरजू महाराज की, तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनका हाल ही में निधन हो गया। बिरजू महाराज को सरोद और वायलिन बजाने का बहुत ही शौक था। बिरजू महाराज के जो बचपन का जो नाम है वो नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इनके बचपन का क्या नाम था? ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हंडिया नामक स्थान उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और इनके चाचा का नाम शंभू महाराज और लच्छू महाराज इनके चाचा थे, जो प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय नृत्य के लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराने के नर्तक थे। किसके? शास्त्रीय नर्तक के लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराने के प्रसिद्ध नर्तक थे। और बात करें बिरजू महाराज को जो प्राप्त किए गए अवार्ड है, उनमें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उन्हें 1964 में सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण अवार्ड से उन्हें 1986 में सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान 1987 में दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड 2002 में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए 2012 में भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस का किस दिन मनाया गया? ये एक प्रसिद्ध दिवस है तिरुवल्लुवर, जो हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया। तो ये दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। बात करें तिरुवल्लुवर दिवस की, तो इससे संबंधित पॉइंट यह 15 जनवरी 2022 को तमिलनाडु में मनाया गया। यह आपको इंसर्ट में फोटो दिखाई दे रही है। ये तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है उनका नाम है थिरुकुरल। क्या नाम है? थिरुकुरल, जिनमें 1330 तो दोहे लिखे हुए, जिन्हें कुरल के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। डी आंसर है वो आपका क्या होगा? सही होगा। बात करें नाओमी ओसाका की, तो देखिए जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ये आपको इंसर्ट में इसका फोटो दिखाई दे रहा है। नाओमी ओसाका जो साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में टॉप पर पहले रैंक पर कौन है? नाओमी ओसाका, जो ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली
महिला खिलाड़ियों में टॉप पर है। फोर्ब्स की तरफ से प्रकाशित इस सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को भी जगह मिली, जिन्होंने $7.2 मिलियन की कमाई के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय शटलर पीवी सिंधु है जो इसमें जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है इसमें कौन सी रैंक पर है, 7वें नंबर पर, और कितनी कमाई, $7.2 मिलियन। टॉप 10 खिलाड़ियों की बात करें तो पिछले साल मिलकर लगभग 1238 करोड़ रुपए यानी $167 मिलियन की कमाई की है। टॉप 10 खिलाड़ियों ने पिछले साल मिलकर कुल कितनी कमाई की, 1238 करोड़ की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, लोहकिन, यैन। तो दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किन्हें प्राप्त हुआ? लक्ष्य सेन को। किसको? लक्ष्य सेन को। बात करें लक्ष्य सेन की तो फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोहकिन येव को हराकर 24-22, 21-17 से इन्हें मात दी। विश्व के 17वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन, इनका स्थान कौन सा है? 17वां नंबर लगता है विश्व में। लक्ष्य सेन यह खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। कौन से 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? लक्ष्य सेन, जो आपको इंसेंट में इनकी फोटो दिखाई दे रही है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने यह खिताब जीता। और इंडिया ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ये जो इंडिया ओपन का जो प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो हर वर्ष में किया जाता है, यानी वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 1973 के बाद भारत में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहां पर जनवरी 2022 में पेसेक्स अभ्यास किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना द्वारा जनवरी 2022 में जो पेसेक्स अभ्यास है वो कहां पर किया गया? कोचिन बंदरगाह में। कहां पर? कोचिन बंदरगाह में। ठीक है, तो ये आंसर है जो आपका सही हो जाएगा। अगला, भारत और रूस की नेवी ने अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर पेसेक्स अभ्यास किया। इसमें भारत की ओर से आईएनएस कोची ने भाग लिया, जबकि रूसी नौसेना की तरफ से आरएफएस यानी एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने इसमें भाग लिया। दोस्तों, बात करें पेसेक्स अभ्यास की तो क्या होता है पेसेक्स अभ्यास? तो समुद्र में घूम रहे नौसैनिक जहाज जब किसी दोस्त देश की सीमा के पास आते हैं तो अक्सर यह एक्सरसाइज किया जाता है। ये जो अभ्यास है ना, वो जब समुद्र में घूम रहे नौसैनिक जहाज जब किसी पड़ोसी देश के दोस्त की देश की सीमा के पास आते हैं तो अक्सर ये अभ्यास किया जाता है। कौन सा अभ्यास? पेसेक्स अभ्यास, जो भारत और रूस की सेनाओं के बीच में किया गया। नेक्स्ट, ये जो नौसेना की जो सेना अभ्यास है वो भारत और विश्व के देशों के बीच में कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं? तो देखिए, वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। अभ्यास एम्फेक्स जो भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना का यह अभ्यास होता है। और गरुड़ जो किन के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। हैंड एंड हैंड ये होता है भारत और चीन के बीच में। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में किया जाता है। जिमेक्स जो अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। और कोंकण भारत नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में ये अभ्यास किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इब्राहिम अस्क का जो निधन हो गया वो क्या थे? जो वर्तमान में अभी इब्राहिम अस्क का जो फिलहाल निधन हुआ है वो क्या थे? गीतकार। क्या थे? एक प्रसिद्ध गीतकार। नेक्स्ट, इब्राहिम अस्क की बात करें तो इनका जन्म 20 जुलाई 1951 को मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। वे एक प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू कवि, पत्रकार,
अभिनेता और फिल्म गीतकार भी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन और मध्य प्रदेश में हुई। इब्राहिम ने कई सुपरहिट फिल्मों जैसे कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिस और वेलकम जैसी फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई। बात करें इसके बारे में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इन्होंने हाल ही में दिल्ली में पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है और दिल्ली सरकार का जो लक्ष्य है वो राजधानी में कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने का है, जो अभी पूर्ण हुआ। इलेक्ट्रिक बसें न्यूनतम 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और प्रदेश में कुछ निश्चित स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट भी बने हुए होंगे, वहां पर ये बसें चार्जिंग की जाएगी। और दिसंबर 2021 में कर्नाटक ने पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी। किस राज्य ने? कर्नाटक ने दिसंबर 2021 में पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की और अभी फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन्होंने दिल्ली में डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की और इनका जो लक्ष्य है वो 2000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने का है। नेक्स्ट, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है ये आपके हो जाएगी अरुंधति भट्टाचार्य। किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो नामक पुस्तक है वो इनकी आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की। नेक्स्ट, बात करें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी अरुंधति भट्टाचार्य अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ लेखिका बन गई। ये पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष रह चुकी है और 2016 में फोर्ब्स ने उन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी नामित किया और उन्होंने इस सूची में 25वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, किन्होंने? अरुंधति भट्टाचार्य ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल अभी जो महिला एशिया कप शुरू होने वाला है उसके लिए भारतीय महिला टीम की हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। ए आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बात करें महिला हॉकी टीम की तो इसकी जो कप्तान है वो कौन है? रानी रामपाल, जो अभी चोटिल हो गए थे। उनके स्थान पर महिला एशिया कप के लिए सविता पूनिया को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ओमान के शहर मस्कट में 21 से 28 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी टीमें भाग लेगी? भारत, चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, ये टीमें इस जो ये एशिया हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है महिला हॉकी टीम का, इसके अंदर ये टीमें भाग लेगी। और बात करें सविता पूनिया की तो इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किन्हें? सविता पूनिया को, जो अभी भारतीय हॉकी टीम की क्या बनेगी? कप्तान बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपरमॉम नामक मशहूर बाघिन की मौत हो गई? कौन सा राज्य है जिसके अंदर ये जो टाइगर रिजर्व है जिसमें सुपरमॉम नामक मशहूर बाघिन की मौत हो गई? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे, जिससे और विद्यार्थियों को भी
आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। नेक्स्ट, बागिन ने सबसे ज़्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो अपने आप में एक क्या है, रिकॉर्ड है। इस बागिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में हुआ, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। साल 2005 में इनका जन्म हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया। साल 2008 से लेकर 2021 तक बागिन ने 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को इसने जन्म दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मोगली लैंड से। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक इस क्षेत्र से संबंधित है। ये पुस्तक का नाम है द जंगल बुक। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो ये अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, 1.47 लाख। नेक्स्ट, ये जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, जिसमें इन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर 17 जनवरी 2022 तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और अन्य कारणों के चलते अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है। यह हाल ही जो रिपोर्ट है इसके अनुसार बताया गया है कि कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 1,47,492। इसमें 76,508 लड़के और 70,980 लड़कियां हैं और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल है। उड़ीसा में सबसे अधिक 24,405 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना है वो स्थापना कब की गई, 2007 में। और इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इनके चेयरमैन कौन है, प्रियांक कानूनगो। और यह आयोग बालकों के अधिकारों के लिए काम करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दे कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। तो कहाँ पर, लद्दाख में सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। और यह स्टेडियम लद्दाख के लेह में स्थित है और स्टेडियम को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया है। इस स्टेडियम में करीब 2500 लोगों के बैठने की सुविधा है और इस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और आर्टिफिशियल घास का मैदान बना हुआ है। स्टेडियम है जो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कहाँ पर है, लद्दाख के लेह में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। नेक्स्ट, मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिसेज वर्ल्ड 2022 की जो विजेता है उनका ताज किन्हें पहनाया गया, साइलिन फोर्ड को। किन्हें, साइलिन फोर्ड को यह ताज पहनाया गया। और मिसेज अमेरिका साइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 को जीतने वाली पहली महिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट 15 जनवरी 2022 में लास वेगस नेवाडा अमेरिका में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, लास वेगस नेवाडा अमेरिका में। मिसेज जॉर्डन
और मिसेज यूएई क्रमशः उपविजेता रही। उपविजेता 2 महिलाएं रही, मिसेज जॉर्डन और मिसेज यूएई। मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड जीता। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द कर दिया? तो देखिए, नोवाक जोकोविच है वो एक टेनिस खिलाड़ी है और इनका जो वीजा है वो ऑस्ट्रेलिया देश ने रद्द कर दिया। ठीक है, और कोविड-19 वैक्सीन में भाग न लेने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया। क्या कारण था? इन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन है वो नहीं लगवाया था, इस वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच का जो वीजा है वो क्या कर दिया? रद्द कर दिया, जिसकी वजह से नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं ले पाए। वे अपना 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें यह टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया और इन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 जो वैक्सीन है उनको नहीं लगाई गई। अगर वे अपना यह 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीत लेते तो वह रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के खिताब से आगे निकल जाते। यानी अगर वो ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो नेशनल है वो अगर गेम खेल लेते तो ये रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ देते। नेक्स्ट बात करें नोवाक जोकोविच की, तो ये सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ के है? सर्बिया के। और उन्होंने अब तक कुल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, जिसमें वह 100 से अधिक सप्ताह तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहने वाले पहले खिलाड़ी। 100 से अधिक सप्ताह तक विश्व में सबसे पहले स्थान पर रहने वाले सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, 9 बार फ्रेंच ओपन और 2 बार विंबलडन और 6 बार यूएस ओपन में 3 बार जीते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। कौन है? चंद्रचूड़ घोष। दोस्तों, चंद्रचूड़ घोष ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर यह पुस्तक लिखी है, जो आपको इन सेट में दिखाई दे रही है। इनकी पुस्तक है और इस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी में इस पुस्तक को रिलीज किया जाएगा। और यह बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और संयुक्त प्रांत में बोस के क्रांतिकारी समूहों की आसपास की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। और इस पुस्तक को किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष ने। यह नई जीवनी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई जटिल मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है जो आपको दे रखा है? द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। और इनके लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, हाल ही में डर्डो के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। कि हाल ही में डर्डो के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल का नया संस्करण है जो सफल परीक्षण किया गया? तो कौन सी है? ब्रह्मोस। ठीक है, और भारत ने 20 जनवरी 2022 को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो नया संस्करण है इसका सफल परीक्षण किया गया। ये आपको इन सेट में जो फोटो दिखाई दे रही है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज है। इस मिसाइल को ओडिशा के बोलासोर तट से दागा गया। कहाँ से? ओडिशा के बोलासोर तट से। और डर्डो के अनुसार इस ब्रह्मोस मिसाइल में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।
इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के आईएनएस विशाखापट्टनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के आईएनएस विशाखापट्टनम युद्धपोत से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो भारत और रूस द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित हो सकती है और यह 290 किलोमीटर तक दूरी पर टारगेट हिट कर सकती है। इसकी क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। और हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया। किसने? फिलीपींस ने। और किसे खरीदने के लिए? ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए 37.5 करोड़ का समझौता किया। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 290 किलोमीटर दूर तक ये अपना टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अल्बर्ट बोरला को इसे सम्मानित किया गया। अल्बर्ट बोरला फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ है। क्या है? फाइजर जो है वो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और इनके सीईओ है। उन्हें कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। किन्हें? अल्बर्ट बोरला को। बोरला 25 से अधिक वर्षों से फाइजर में काम कर रहे हैं। इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? 25 से अधिक वर्षों से इन कंपनी में इन्होंने सहायता दी है। और वर्ष 2019 में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से कुछ समय पहले इन्हें सीईओ बनाया गया। फाइजर वैक्सीन दिसंबर 2020 में आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिका में अनुमति प्राप्त करने वाले पहले वैक्सीन थी। कौन सी? फाइजर वैक्सीन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, ये जो जेनेसिस प्राइज है 2022, इसकी बात करें तो इस पुरस्कार को 2013 में लॉन्च किया गया था। ये जो जेनेसिस प्राइज है इसे कब लॉन्च किया गया? 2013 में। इसका उद्देश्य उन लोगों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने अपनी उपलब्धि से मानवता में योगदान दिया और यहूदियों के मूल्यों की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो ये जेनेसिस प्राइज है 2022 वाला, यह अवार्ड कब से लॉन्च किया गया है? 2013 में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पीएम पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पीएम के साथ पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ उनके समक्ष 20 जनवरी 2022 को मॉरिशस में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना में सिविल सर्विसेज कॉलेज, सामाजिक आवास परियोजना और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट भी शामिल है। भारत से मॉरिशस के लिए 190 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और यह समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और मॉरिशस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ। और यह समझौता कब हुआ? 20 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, ये जो लाइन है ऑफ क्रेडिट मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में अन्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए भी होगी। मॉरिशस भारत के पहला पड़ोस की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 5 वर्षों में भारत मॉरिशस के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से भी एक रहा है।
और भारत ने कोविड-19 महामारी की शुरुआती चरणों में मॉरिशस कोटि के और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इनको चिकित्सकीय सहायता दी थी भारत ने कोविड-19 महामारी की जो शुरुआत हुई थी उस समय। नेक्स्ट, हाल ही में दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया? दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया? इफ्को का। किसका? इफ्को का चेयरमैन बनाया गया। 11 अक्टूबर 2021 को वर्तमान अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई की मृत्यु के कारण इनके स्थान पर इन्हें बनाया गया। दिलीप संघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। दिलीप संघानी की बात करें तो वर्तमान में गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष है। वर्तमान समय में वो क्या है? गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष। और अब 11 अक्टूबर 2021 को इन्हें क्या बनाया गया? इसके इफ्को का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और संघानी को 2021 में देश की सर्वोच्च सहकारी संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI का अध्यक्ष चुना गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, बात करें इफ्को की तो इंडियन फॉर्बस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, जो 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी जो मेजबानी की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोस्तों, 27 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी इस बैठक में भाग लेंगे। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशिया देशों के बीच अपनी पहल का पहला सम्मेलन होगा, जो कब होगा? 27 जनवरी को। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएते गार्सिया का हाल में निधन हुआ। वो कितने वर्ष की आयु के थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? 112 वर्ष की आयु के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएते गार्सिया का 112 वर्ष की यानी 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सितंबर 2021 में डे ला फुएंते को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नॉमिनेटेड किया गया। इनको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम डाला गया। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 में पुएंते कास्त्रो नामक स्थान पर हुआ था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला, हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? क्या क्वेश्चन है? भारत की किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? सानिया मिर्जा ने। दोस्तों, 35 साल की सानिया मिर्जा ने 2013 से सिंगल प्रतियोगिताओं से बाहर रहे और उन्होंने 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने। सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। कितने खिताब? 6 ग्रैंड स्लैम खिताब। उन्होंने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2015 में विंबलडन और US ओपन का भी खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, मिक्स्ड डबल में सानिया मिर्जा 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में
यूएस ओपन का भी खिताब अपने नाम कर चुकी है। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की जो शुरुआत है वो 2013 से की। सानिया मिर्जा डबल्स में नंबर 1 पर भी रह चुकी है और वह सिंगल्स में टॉप 100 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी रह चुकी है। 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह नए करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।